हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के लिए। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ये प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या वे सभी संख्या जिनको हम एक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। जिसे हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं उसको जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। ये इसका एक और भी क्या कहते हैं परिभाषा है, चलिए उसको जानते हैं। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 0, -1, -2, 3 और ये भिन्न वाला भी हो सकता है। भिन्न जैसे 22/7, 3/4, यह दशमलव वाला, ये सभी दशमलव है। ये सभी जो है ये क्या है वास्तविक संख्या है। ये सभी क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो और ये एक ये भी है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है ये सभी जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए जानते हैं अब इसके अंदर जो संख्याएं होती है उसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है प्रकृत संख्या। आइए जानते हैं क्या होती है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्रकृत संख्या होता क्या है, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम लोग उपयोग करते हैं वे सभी जो है प्रकृत संख्या है। और गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो एक से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वे सभी क्या है प्रकृत संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो 1 है। और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या है, अनंत है। देखिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो है n प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू n+1/2, n+1/2, ठीक है। अगर आपको इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अगर आपको इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग। अगर आपको यहाँ पर तो 20 दिया गया है, यहाँ पर जो भी आपको कुछ दिया हुआ रहे तो आप उसको n मानेंगे। क्या मानेंगे, n, ठीक है। ये इसको n मान लेना। जैसे यहाँ अभी 20 दिया हुआ है तो और बाकी प्रश्न में आपको 20 के जगह 40, 60, 80, 90, 100, 25, 30 कुछ भी नंबर्स दिया हुआ रहेगा तो उसको आप n मानिएगा, ठीक है। और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये n इंटू n+1/2। तो इस पर उसको n के जगह बैठा दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20 रखें, n के जगह 20 रखें और बाकी हल किए। तो ऐसे ही आप भी रख दीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। अगर ये आपको करने नहीं आता तो ये भी मैं बता देता हूँ। इंटू मतलब होता है गुना। तो पहले ये 20 है तो 20 को लिखें, फिर 20 और 1 21 हुआ, फिर ये इंटू मीन्स गुना आता है तो गुना डालें, फिर यहाँ 2। चाहे तो आप इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं। मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले गुना कर दिया। गुना किए कितना आया, 420। और फिर ये क्या है, नीचे में 2 था तो 2 ही लिख दिया। फिर इसको कटाएंगे तो 210 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसी प्रकार ये है प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग। तो आप इसके आधारित इसको बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली संख्या पर। अगला संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। आइए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। प्रकृत संख्या के परिवार या समुच्चय में शून्य को शामिल कर दिया जाता है। शून्य को जब शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। जैसे हम आपको क्या बताएं, प्रकृत संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाते रहेगा। तो ये सभी क्या है,
प्रकृत संख्या है, इसी के समुच्चय में हम किसको शामिल कर दिए, जीरो को शामिल कर दिए, शून्य को शामिल कर दिए, तो अब ये क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, हाँ, तो अब ये पूर्ण संख्या बन गया। और इसका भी फॉर्मूला होता है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। प्रकृत संख्या में प्लस हो रहा था और ये पूर्ण संख्या में माइनस हो रहा है, सेम वही प्रोसेस है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए, जैसे इसके आधारित इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, जैसे प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 1/2, ये होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रथम जितना संख्या यहाँ दिया रहेगा उन सबको क्या मानना है, n मानना है। ठीक है, n मान लेना है। तो यहाँ पर 6 है तो इसको 6, n बराबर क्या मानेंगे, 6। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ n था तो यहाँ 6 रखें, फिर यहाँ भी अंदर भी n है तो 6 रखें, फिर -1, फिर इंटू मतलब गुना होता है। तो 6 गुना 6 में 1 घटा दो, 5/2, ठीक, सॉरी इतना बटा दो, फिर 6 पंचे 30/2, फिर इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार आप जो है ये बनाइएगा, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग, n बराबर 40 मान के फिर यही फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में ऋणात्मक प्रकृत संख्या को शामिल किया जाता है तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। आइए हम आपको बता दें ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। जिस संख्या के आगे में माइनस लगा रहता है तो उन सभी को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। और जो ऐसे जिसके आगे प्लस नहीं लिखा रहता है तो वो भी धनात्मक ही होगा। ठीक है, वैसे तो किसी भी संख्या के आगे में +2 या +4 ये ऐसे नहीं लिखा रहता है। जितने भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आते हैं वो सभी के सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। तो देखिए ये सभी जो हो गए ये सब धनात्मक है क्योंकि इन सब के आगे में प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी धनात्मक संख्या है। यहाँ 1 से लेकर के यहाँ तक ये सभी धनात्मक प्रकृत संख्या है। अगर इसमें 0 को भी शामिल कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। और जब इसी के समुच्चय में माइनस वाला नंबर जोड़ देंगे, माइनस वाला प्रकृत संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये लाल वाले से जो कवर किया गया है ये पूरा पूर्णांक है। और ये यहाँ 0 जिसमें शामिल है ये है पूर्ण संख्या, और ये जो माइनस वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है ऋणात्मक प्रकृत संख्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से चला के देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, 2 से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं। इसका मतलब होता है 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या है, 2 से कटने वाली जितनी भी संख्या है वो सभी के सभी क्या है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह करके अनंत तक जो है जा सकता है। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। चलिए मैं आपको सम पहचानने का एक और भी बता देता हूँ तरीका। जैसे यहाँ नोट में दिया गया है, जिस संख्या के लास्ट में यानी कि अंतिम में 0 2 4 6 8 हो तो वे सभी के सभी क्या होंगी, सम संख्या होंगी, और वे सभी 2 से विभाजित होंगी। ठीक है, जैसे हो गया 20, देखिए लास्ट में क्या आया 0, जैसे हो गया 22, जैसे 24 26 28 कुछ भी आ जाए, ये तो 2 अंक वाला लिए हैं, या फिर 2 4 8 या फिर 2 3 8 ये सभी के सभी क्या होंगे, सम संख्या होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसका भी ये फॉर्मूला होता है, और देखिए ये नोट में रखिएगा, सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सम संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, 2n के रूप में लिखा जाता है। अब यह है प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका मतलब फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो n इंटू n प्लस 1 बताएंगे। बटे में इसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा ताकि एक भी चीज़ आपसे छूटे ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, इस पर आपको सवाल कराते हैं।
जैसे है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो मैंने क्या बताया, यहाँ जितना भी कुछ दिया रहेगा नंबर, उन सभी को n मानना है। क्या मानना है? n मानना है। जो कुछ भी यहाँ दिया रहे तो उनको क्या मानेंगे? n मानेंगे। तो n बराबर 20 हो गया। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 को रखेंगे। ठीक है, यहाँ n था तो n 20 रखें। फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी n है तो यहाँ भी 20 रखें। और ब्रैकेट मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 20 और 20 और 1 जोड़ दिए तो 21, और इन दोनों का गुना कर दिए तो कितना हो गया? 420। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आप खुद से बनाइएगा, इसी के आधारित है, सेम टू सेम। चलिए अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेष कुछ बच जाए तो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 19, 465, ये सभी के सभी क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। इसका भी फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n का स्क्वायर। क्या होगा? n का स्क्वायर। आपको प्रश्न में जो भी दिया हुआ रहेगा तो उसको n मान के उसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब उसको 2 बार गुना कर देना है। 5 गुना 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। इसी का मतलब होता है ये स्क्वायर। ठीक है, हाँ। चलिए बढ़ते हैं, और ये अगला सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहेंगे। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका कहने का अर्थ है कि जैसे है 4, 4 देखिए किस किस से कटेगा? देखिए 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? खुद 4 अपने आप से भी कटेगा। तो देखिए 1 से भी कटा, और ये खुद से भी कटा, और किसी अन्य संख्या से भी कटा, तो इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे है 9, 9 भी क्या है? भाज्य संख्या। देखिए 9 किस किस पहाड़े में आता है? तो 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, और खुद 9 में भी आएगा। तो देखिए एक कहाँ से कटा, 3 कहाँ से कटा, और खुद अपने आप से भी कटा। तो ये सभी क्या है? ये सभी भाज्य संख्या है। जैसे हम 15 को लेते हैं, 15 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा? ये खुद से कटेगा। ठीक है, तो इसका देखिए 1 से भी कटा, 3 से भी कटा, 5 से भी कटा, 15 से भी कटा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी ये कट रहा है, यानी कि विभाजित हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10। ये सभी भाज्य संख्या है, और सबसे पहली भाज्य संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो 4 होगा, क्योंकि सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या ये 4 ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एक बार फिर से, एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार फिर से, तो मुझे एक पेज की ज़रूरत है। जैसे देखिए, कहने का मतलब है जैसे है 2, 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? ये खुद से कटेगा। खुद एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से ये नहीं कटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, अब इसका कुछ नहीं होगा। अब जैसे 5 है, 5 भी किससे कटेगा? 1 से कटेगा, और ये खुद से कटेगा। ठीक है, और जैसे है एक यहाँ 3 भी होगा,
1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा। जैसे 7 भी हो जाएगा, 7 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। यहाँ पर 9 नहीं हो सकता है। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 9 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और ये खुद 9 से कट रहा है। तो देखिए 1 और खुद स्वयं यानी कि खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगर ये कट जा रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या। 9 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। बाकी ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। जैसे 11 हो गया, 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए ये खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? खुद 11 से कटेगा। जैसे हो गया 13, 13 भी किससे कटेगा? 13 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाज्य और अभाज्य संख्या। चलिए बढ़ते हैं। जैसे में देखिए 2 3 5 7 11 इस तरह करके आगे तक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट है, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो 11 होगा। यही 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो वो 97 होगा, 97 होगा। 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 क्रमागत यानी कि 2 लगातार वाले, जैसे 2 और 3, इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। यही कह रहा है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा? 1 होना चाहिए, ठीक है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है? जिन 2 संख्याओं का HCF यानी कि मौसो, HCF को हिंदी में मौसो कहते हैं। जिन दो संख्याओं का HCF मौसो 1 हो वे सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 और 3, 4 और 5, 4 और 3, 5 और 6, 7 और 9, ये सब अनंत तक जाते रहेगा, ठीक है। अगर आपको मौसो निकालने नहीं आता है तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और उससे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली संख्या। अगला संख्या मेरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने का अर्थ है लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और हाँ, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, वो क्या होगा? वो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि 0 ऐसा है तो इसके नीचे हम 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो देखिए ये P है, ये Q है। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P 0 होगा तो चलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या दीजिएगा। मतलब परिमेय और अपरिमेय में ऑप्शन आएगा तो कौन सा चुनिएगा? परिमेय, ठीक है। चलिए 3/2 ये भी परिमेय है, 4/5 ये भी परिमेय है और जितनी भी संख्या ऐसे आ रही है इकल्ला इकल्ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ये सभी परिमेय है। ये भिन्न वाला तो बता ही दिए, 22/7 क्या है? परिमेय है, ठीक है। और दशमलव वाली भी जितनी संख्या है ये भी परिमेय है। दशमलव वाली सभी के सभी नहीं है, इस पर मैं आपको अलग से भी वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। अब अभी आप ऐसे समझिए। जैसे ये √4 है, √9 है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा। √4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, √9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, √144 का वर्गमूल 12 निकलेगा, 125 का वर्गमूल 625 का वर्गमूल 25 निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वही सब क्या होंगे? वही सब परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट है हमारा अपरिमेय संख्या, उसको देखते हैं। चलिए हमारा अंतिम संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 का वर्गमूल कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है। √15 भी अपरिमेय, √63 भी अपरिमेय। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वे सभी क्या है? अपरिमेय है। और देखिए पाई, अगर आपको खाली पाई पूछा जाएगा, पाई तो अपरिमेय है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 दे दिया जाए तब ये क्या हो जाएगा? तब ये परिमेय हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, ऐसे रूट, ये देखिए इकल्ला पाई दे दिया, पाई के बटे में कुछ दे देगा तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। और जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, जैसे ये सब इन सब के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो अभी आप इतना ही याद रखिए, ये सभी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो, पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता है। तो धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा मेरे चैनल पर ही पढ़िएगा।